विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा। इस अंग्रेजी भाषा के जो पेपर का नाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर यानी अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृति। विद्यार्थियों, यहां जिस पेपर को हम डिस्कस करने वाले यह पेपर मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यह पेपर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का पेपर है और दिनांक 7 मई 2026 को हुआ है। विद्यार्थियों, इस पूरे पेपर का हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखने वाले और एक खास बात इस पेपर के लिए जो सॉल्यूशन हमने आपके लिए तैयार किया है उसमें हमने एक अच्छी सी बातों को इंक्लूड किया। वो ये है कि पेपर तो अंग्रेजी का है, पेपर तो इंग्लिश का है, पर इंग्लिश के साथ साथ में हमने उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी इंक्लूड किया है ताकि आपको पढ़ने और समझने में मजा आए। चलते विद्यार्थियों आगे, इस वीडियो लेक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम कह रहे हैं फर्स्ट ईयर का कोर्स है, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का पेपर है, किंतु यह पेपर मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए किसी भी वर्ष में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यहां पर हम चल रहे, पहले पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेपर यहां पर मेरे पास जो मुझे मिला है विद्यार्थियों के द्वारा वो पेपर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पेपर सेकंड है, इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन कल्चर का पेपर है। टोटल 2 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स जो 100 है। ये पेपर टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब हमारे सामने सेक्शन ए आपको दिखाई दे रहा है। आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, 50 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। पर विद्यार्थियों ने यहाँ पर 50 से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया है क्योंकि आप वहां से 50 शब्दों को चुरा लीजिएगा उन प्रश्नों के उत्तर में से। तो हम चलते, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 4 अंक का रहेगा और टोटल आपको 5 प्रश्न करना थे। पहला प्रश्न, व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम डज टैगोर प्रेयर फॉर इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो है व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू सुंदरकांड ऑफ वाल्मीकि रामायण। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच, नेम देम। अगला प्रश्न है व्हाट इज द सिचुएशनल कन्वर्सेशंस। अगला प्रश्न है व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ पैराग्राफ। उसके बाद व्हाट डज द ओपनिंग लाइन ऑफ द स्वामी विवेकानंद शिकागो स्पीच। उसके बाद हाउ डज द एस्ट्रोलॉजर मेक हिज लिविंग। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू नो अबाउट हिंदू वैली सिविलाइजेशंस। आगे चलते हैं, सेक्शन बी की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। टोटल वो ये कह रहा है आंसर 85 क्वेश्चन, 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक के। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? तो डिस्कस वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एज अ प्रेयर ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। दूसरा प्रश्न पूछा गया राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्वामी विवेकानंद स्पीच इन शिकागो। अगला ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द एस्ट्रोलॉजर स्टार्टिंग हिज एक्टिविटीज एंड हिज इक्विपमेंट्स। अगला प्रश्न है व्हाट डज द सुंदरकांड इन द रामायण डिस्क्राइब्ड। अगला प्रश्न है राइट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द बुक द वंडर दैट वाज इंडिया। अगला प्रश्न है हाउ डज रीडिंग broadens our horizons and fosters empathize। अगला प्रश्न है राइट 10 सेंटेंस ऑफ ईच आर्टिकल ए एंड द। टोटल 30 सेंटेंस लिखने को कहा गया है। व्हाट टेक्निक्स आर यूज्ड टू एंगेज रीडिंग इन द पैसेज राइटिंग। अगला प्रश्न है हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इज एन अननोन ग्रुप। ये प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रहा हूं वीडियो में, आगे आप देखिएगा वीडियो को। पहले पे प्रश्न पत्र को डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन सी में पूछे गए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 15 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और विकसित भारत। इसमें से किसी एक पे ऊपर आपको ऐसे लिखना है यानी कि निबंध लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न डिस्कस इन डिटेल फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है और उसको डिस्कस करना डिटेल में। अगला प्रश्न है ड्राफ्ट अ लेटर टू कंप्लेन इन टू द म्युनिसिपल कमीशंस ऑफ द योर सिटी रिगार्डिंग द नेग्लेक्टेड स्टेट्स ऑफ द पब्लिक पार्क इन योर एरिया। तो ये पूरा प्रश्न पत्र हमने डिस्कस किया। इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको
ले चलता हूं। अभी हमने आपको कहा है कि पेपर जो है वो 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर है। आपको पास होने के लिए चाहिए 35 नंबर यानी कि 35 नंबर। विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से मैं कहना अभी तक भूल गया हूं। सॉल्यूशन से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए। यह देखने में आ रहा है कि लाइक करने में आप कंजूसी करते हैं। लाइक तो आप कर सकते हैं, लाइक कीजिए। क्यों कीजिए उसका कारण बताता हूं। क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पूरा कंटेंट तैयार करते हैं, इसलिए आपको वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगी। एक और खास बात, वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आपने लाइक तो किया ही होगा, साथ में कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट हमें कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमें क्या सुधार करना चाहिए। उसके बाद में आपके दोस्तों तक, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। क्या करना है, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल तीनों वर्षों तक हमारा और आपका रिश्ता मजबूत रहेगा, मैं आपके साथ बना रहूंगा। पर शर्त यह है कि आप आपके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अभी आप पर जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आज के दिन में, तब सब्सक्राइब का जो 7 मई के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 7 मई 2026 को, तब आपके चैनल पर सब्सक्राइब की संख्या है 82,000, 82,000। मैं चाहता हूं कि इसको आप आगे से आगे ले जाएं। एक और खास बात, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर है 77 250 44 325। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आपका पेपर हमें जरूर भेजिएगा। उसका सॉल्यूशन बनाकर हम इस तरीके से अपलोड कर देंगे, जिससे मध्य प्रदेश में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मदद मिल सके। तो नंबर नोट कर लीजिए, आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, उस पर आप फोन नहीं कर सकते क्योंकि फोन लगेगा नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। कोई डाउट है तो भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संदेश भेज सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके जो भी पेपर होते हैं, जिस भी विषय का पेपर होता है, तो वो पेपर हमें व्हाट्सएप नंबर 77250250 नंबर पर जरूर भेजिए। अब मैं चलता हूं सॉल्यूशन की तरफ। पहला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ द फ्रीडम डज टैगोर प्रेयर ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज नॉट फ्री है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम डज टैगोर, मतलब जो टैगोर है, रविन्द्रनाथ जी टैगोर, उन्होंने क्या प्रेयर की है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो पोएम है उसके माध्यम से। तो इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रेयर फॉर अ काइंड ऑफ फ्रीडम दैट इज नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आल्सो मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल। इसका हिंदी भी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आप कभी कभी मैं हिंदी में भी बीच में इसका प्रोनाउंसिएशन करता रहूंगा, ठीक है, पूरे लेक्चर के दौरान। और आपको समझ में नहीं आता तो आप इसका हिंदी भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर। उसके बाद में आगे दिया हुआ है, ही ड्रीम्स ऑफ अ कंट्री वेयर पीपल्स कैन लिव विदाउट फियर, स्पीक्स द ट्रूथली, फ्रीली एंड थिंक्स इंडिपेंडेंटली। टैगोर विशेस फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ignorance, narrow-mindedness, superstitions, and the social divisions. He wants people to have the knowledge, unity, honesty, and broad thinkings. According to him, true freedom means a society where the mind is fearless, knowledge is open to all the people, continuously work toward perfection and truth. The Tagore prayer for the complete freedom that will leads the nations toward progress, wisdom, dignity, and the alignment lands. है ना। तो इस तरीके से टैगोर पूरी आजादी के लिए प्रार्थना करते हैं और देश को तरक्की, समझदारी, इज्जत और ज्ञान की ओर ले जाने की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू सुंदरकांड ऑफ वाल्मीकि रामायण। अब आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, समझी होगी, उसके बेसिस पर इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा तो भी आंसर दे सकते। कहां पर आंसर, आंसर यहां लिखा हुआ। सुंदरकांड क्या, सुंदरकांड इज द 5th सेक्शन ऑफ द रामायण रिटन बाय द वाल्मीकिस। तो सुंदरकांड क्या है, सुंदरकांड रामायण का 5वां हिस्सा है, 5वां भाग है, ये 5वां अध्याय बोल सकते हो, 5वां चैप्टर है, जिसे ऋषि वाल्मीकि ने लिखा है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द इंस्पायरिंग पार्ट ऑफ द एपिक्स। इस रामायण महाकाव्य का सबसे सुंदर प्रेरणा देने वाला हिस्सों में से एक सुंदरकांड को माना जाता है। द वर्ड सुंदर मीन्स द ब्यूटीफुल एंड दिस कांड ब्यूटीफुल डिस्क्राइब द डेविएशंस, कोग्निशन, विजडम्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ हनुमान। सुंदर शब्द का मतलब होता है खूबसूरत, और यह कांड, यह चैप्टर हनुमान जी की भक्ति, हिम्मत, समझदारी और ताकत को खूबसूरती से बताता है।
द मेन थीम ऑफ द सुंदरकांड इज हनुमान जर्नी टू द लंकास इन सर्च ऑफ द सीता हु हैड बीन अटैक्ड बाय द रावणस। सुंदरकांड मुख्य सीता की तलाश में हनुमान जी की लंका यात्रा, जिन्हें रावण ने अपहरण कर लिया था, किसको, माता सीता को, उसके बारे में बताया गया। इट इज अ प्रेजेंट हनुमान इज द इन आइडियल डिवोटेड ऑफ रामा, शोइंग हिज लॉयल्टी, इंटेलिजेंसी, ब्रेवरी एंड द डेडिकेशंस। यह हनुमान को राम का एक आदर्श भक्त के रूप में दिखाता है, जो उनकी वफादारी, समझदारी, बहादुरी और लगन को भी दिखाता है। यह हिस्सा बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत पर भी जोर देता है। दिस सेक्शन इज द emphasize the victory of the good over evils and gives message of faith, hope, determinations and the devotions. Because of the spiritual importance of Sundarkand, it is a widely read of the received by the devotees for peace, strength and the success. इसके आध्यात्मिक महत्व की वजह से सुंदरकांड को भक्त शांति, ताकत और सफलता के लिए बड़े पैमाने पर पढ़ते हैं और सुनते हैं। ये हमने सुंदरकांड के बारे में छोटी सी बात करी। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन्स बाय पार्ट ऑफ स्पीच, नेम देम। मतलब हम जो स्पीच करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके नाम बताइए। तो यहां पर बताया, पार्ट ऑफ द स्पीच आर द प्राइमरी कैटेगरी इनटू व्हिच वर्ड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, मीनिंग्स एंड द ग्रामेटिकल रूल्स विद इन द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द स्पीच के मुख्य कैटेगरी है जिनमें शब्दों को उनके काम और मतलब और वाक्यों के ग्रामर की भूमिका के आधार पर बांटा जाता है। अंडरस्टैंडिंग दिस कैटेगरी इज एसेंशियल फॉर mastering grammars, as the same word can often functions as different part of the speech depending on the its context. अब यहाँ पर दे एड पार्ट ऑफ द स्पीच, स्पीच के टोटल 8 भाग होते हैं। कितने? 8 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं खाली आपको नॉर्मल वे में बता रहा हूं, पूरा उसका उल्लेख नहीं करूंगा, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। पहला होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है? वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, आप लोग अच्छे से जानते हो। दूसरा होता है प्रोनाउन, अ वर्ड यूज द प्लेस ऑफ द नाउन इज अवॉइड, है ना। प्रोनाउन क्या होता है? तो अ वर्ड इज द एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ द बिगिनिंग्स। वर्ब क्या होता है? सॉरी, हाँ, उसके बाद वर्ब आ गया। वर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन और द प्रोनाउन। उसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? तो वर्ड दैट मॉडिफाई अ वर्ब एंड द एडजेक्टिव और द अनदर एडवर्ब, ऑफ्टन टेलिंग्स, ऑफन, व्हेन, वेयर और द व्हाट्स। उसके बाद आता है प्रीपोजिशंस, a word placed before a noun or pronouns to show its relationships to another word in the sentence. उसके बाद है conjunction, a word used to connect words pairs or the clauses. उसके बाद है interconjunctions, a word pairs used to express strong emotions or sudden। तो ये याद रखिएगा, ये टोटल 8 भाग होते हैं। तो हमने वर्ब, ठीक है, सो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब हमने पढ़े। अगला प्रश्न आता है, व्हाट इज द सिचुएशनल कन्वर्सेशंस। सिचुएशनल कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है कि एक जब हम किसी से बातचीत करते हैं सामान्य तरीके से, उसके ऊपर ये प्रश्न पूछा गया है। तो अ सिचुएशनल कन्वर्सेशन रिफर्स टू द डायलॉग्स दैट टेक्स प्लेस विद इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, एनवायरनमेंट और सेट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, unlike casually chatting, these are the conversation are the often goal oriented and the flow certain social and professional norms dictated by the situational at hands. Language learnings and the communication study situational conversations are used to the practices and specific vocabulary, tones and the equipments required for the different real world. अब देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंस की बात होती है सबसे पहले। ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्या होता है? लैंग्वेज यूज्ड टू द शेप्ड, ध्यान रखिएगा। उसको होता है रोल बेस्ड की बात होती है। ठीक है, जब कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है? रोल बेस्ड की बात होती है। तो पार्टिसिपेंट यूजुअली ऑक्यूपाई स्पेसिफिक रोल, जैसे डॉक्टर अलग बातचीत करता है, टीचर अलग बातचीत करता है, उस तरीके से ना, कोई दुकानदार अलग बातचीत करता है। उसके बाद स्पेसिफिक वोकैब्युलरी, हर बातचीत के लिए अलग अलग वोकैब्युलरी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर्स। प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे उसको कोई फ्लो में बात करता है, उसके लिए बात होती है। तो कुल मिलाकर हम यहां कह सकते हैं कि जब आप किसी भी बातचीत को करते हैं, सिचुएशनल कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से 4 बातों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, ठीक है, इस्तेमाल की जाने वाला भाषा पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि बातचीत कहां पर हो रही है। हम कहीं मतलब शादी में बैठे हुए, कहीं शोक सभा में बैठे हुए, उसके अनुसार कन्वर्सेशन होता है। दूसरी बात हो रही है यहाँ पर रोल बेस्ड है। रोल बेस्ड मतलब आप किससे बातचीत कर रहे हो? टीचर से किस बात करोगे तो बातचीत करने का आपका तरीका लगे, डॉक्टर से बात करोगे तो बातचीत करने का तरीका लगे, दुकानदार से बातचीत करोगे तो बातचीत करने का तरीका अलग होता है। तो ये होता है रोल बेस्ड कम्युनिकेशन।
उसके बाद आता है स्पेसिफिक वोकैब्युलरी, और हम क्या करते हैं, हर अलग अलग पर्सन के लिए, अलग अलग जगह के लिए स्पेसिफिक वोकैब्युलरी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से यहां पर दिया हुआ प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को व्यक्ति ढाल लेता है, ये है। आगे दिया व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ कितने, 4 प्रकार के होते हैं। यहां पर व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ पैराग्राफ्स, इन राइटिंग पैराग्राफ आर द कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर द पर्पस एंड द वे ऑफ द प्रेजेंट इंफॉर्मेशंस। Mastering these 4 types allowing a writer to shift between telling a story, describing a scene, explaining a concept or the winning and arguments। अब ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है नैरेटिव पैराग्राफ। नैरेटिव पैराग्राफ क्या होता है, ये कहानी को बताता है। नैरेटिव पैराग्राफ टेल स्टोरी, किसको बताता है, कहानी को बताता है। ये जो घटनाएं होती है, जो इवेंट्स होता है, उनको एक सीक्वेंस में जोड़ने का काम करता है। ध्यान रखिएगा कौन सा नैरेटिव की बात कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अनुभव को शेयर कर रहा है, टू शेयर द एक्सपीरियंस, ठीक है। आज उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है, इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में पिक्चर बनने लग जाती है। अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पेंट्स अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड यूजिंग द वर्ड्स। उसके बाद आता है एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ क्या होता है, ये किसी फैक्ट्स के ऊपर बात करता है। फैक्ट्स मतलब बिल्कुल सत्यता के ऊपर ये चर्चा करता है। उसके बाद आता है यहां पर अगला पर्सुएसिव पैराग्राफ। पर्सुएसिव पैराग्राफ क्या होता है, इसका जो मकसद होता है वो रीडर को किसी खास पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत होने या कोई खास एक्शन लेने के लिए मनाना होता है, ठीक है। अब आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट वाज द ओपनिंग लाइन ऑफ द स्वामी विवेकानंद शिकागो स्पीच। तो द ओपनिंग लाइन ऑफ द स्वामी विवेकानंद स्पीच एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स इन द शिकागो ऑन सितंबर 11, 1893 इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंट्रोडक्शंस इन हिस्ट्री। क्या है, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, इस स्पीच के साथ इसका उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है हाउ डज द एस्ट्रोलॉजर मेक हिज लिविंग्स। अब इस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो इन एन एस्ट्रोलॉजर डे द एस्ट्रोलॉजर मेक हिज लिविंग्स बाय द प्रेडिक्टिंग्स टू मेक द स्किल्ड एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर डे एक काबिल एस्ट्रोलॉजर होने का नाटक करके अपना गुजारा करता है। एक व्यक्ति की कहानी है जिसमें एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति वैसे वो भविष्यवक्ता नहीं है, एस्ट्रोलॉजर नहीं है, पर वो क्या करता है, नाटक करता है। किसका, एस्ट्रोलॉजर होने का। उसके ऊपर ये पूरी कहानी आर के नारायण के द्वारा लिखी गई। Every evening he sit in the busy marketplace wearing the colorful cloth, ठीक है ना, skid edge and the turban to create and the emphasive appearance। हर शाम रंग बिरंगे कपड़े, पवित्र राख और पगड़ी पहनकर एक बिजी मार्केट में बैठता है ताकि वह शानदार दिख सके। वह लोगों के चेहरे, हाव भाव और व्यवहार को ध्यान से देखता है और फिर उन्हें सलाह और भविष्यवाणी भी देता है। He study people face experience and the behavior carefully and then gives them the advice and the predictions। खास बात, हालांकि उस एस्ट्रोलॉजर की कोई असली जानकारी नहीं है। Although has the no real knowledge of astrologer, he used the clever talk, observation and the confidence to the convey customers that he can predict their future. In this way he earned money from the people who came to consult them। हालांकि उस एस्ट्रोलॉजर की कोई असली जानकारी नहीं है, फिर भी वह चालाकी भरी बातें, ऑब्जर्वेशन और कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करके कस्टमर को यकीन दिलाता है कि वह उनका भविष्य बता सकता है। इस तरह वह उन लोगों से पैसे कमाता है जो उसे सलाह लेने आते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू नोन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके ऊपर यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसके बारे में आप जितना लिखे उतना कम है, पर हमें शब्दों में सीमा बांधी हुई है, हमें ध्यान रखना है। तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन। इट डेवलप्ड अराउंड 2500 BC in the northwestern regions of the Indian subcontinent, mainly near the Indus rivers and the tributaries. Its the important seats are found in the present day India and Pakistan। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवेंचर सभ्यताओं में से एक है। ये लगभग 2500 BC में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाकों में खासकर सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के पास डेवलप हुई। इसकी जरूरी जगह आज के भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है। मेजर सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन इंक्लूड हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एंड कलिबंगा। These cities were well planned with wide roads,
drainage system, bricks, houses, well and the public bath, showing a high level of urban development. इस सभ्यता के बड़े शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन शामिल है। ये शहर अच्छी तरह से प्लान किए गए थे। इनमें चौड़ी सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, ईंट के घर, कुएं और पब्लिक बाथ थे जो शहरी विकास में हाई लेवल दिखाते हैं। The people of the Indus Valley civilizations were skilled in the agriculture, trade, pottery, and the crafts. They trades with the other civilization, other the Mesopotamia. They also used the seals and the script that has the not yet been fully. So the civilization is the famous for its town plannings, cleanliness, and the organized society. However, it is a decline around the 1900 BC. Remind the mystery of through climate change, floods, and other natural causes are believed to have the contributes. विद्यार्थियों आ जाते हैं सेक्शन बी के पास में। सेक्शन बी में अब आ जाता है, यहां पर आपको टोटल 5 प्रश्न करना है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का रहेगा। डिस्कस वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज अ प्रेयर ऑफ द मॉडर्न टाइम। तो गीतांजलि कंटेन्स द फेमस पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। The poem is often regarded as the prayer of modern times because it's expressed that poet dreams of an ideal nations and an ideal humans society based on freedom, truth, knowledge, unity and the reasons. गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर की मशहूर कविता जहां मन बिना डर के है, यानी द माइंड इज विदाउट फियर, इस कविता को अक्सर आज के समय के लिए एक प्रार्थना माना जाता है क्योंकि कवि के एक आदर्श देश और आजादी की सच्चाई, ज्ञान, एकता और तर्क पर आधारित है। एक आदर्श इंसान समाज के सपने को दिखाता है। टैगोर डज नॉट प्रेयर फॉर द मटेरियल वेल्थ और पर्सनल सक्सेस, इंस्टेड ही प्रेयर फॉर द सोसाइटी वेयर पीपल कैन लाइव विद द डिग्निटी एंड द कोटेज। टैगोर पैसे या अपनी सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करते, इसके बजाय वे एक ऐसे समाज के लिए प्रार्थना करते हैं जहां लोग इज्जत और हिम्मत से रह सकें। तो ओपनिंग लाइन, where the mind is without fear and the head is head high, reflected that the desire for the freedoms from the oppressive slavery and the narrow thinkings. In the modern world, fear still exists in the form of the injustice, violence, discriminations and political pressures. Therefore, the poem remains high relevant today. The poet also prayer for knowledge to the free education should be available to all without barrier of class, caste, religion or poetry. This idea matched modern democracy value where equal opportunity are considered essential for progress. अगला प्रश्न आता है, write a brief summary of Swami Vivekananda speech in Chicago. Swami Vivekananda delivered his famous speech at the Parliament of the World Religion in Chicago on 11 September 1893. The speech made his internationally famous, introduced the spiritual and cultural greatness of India to the Western world. Swami Vivekananda began his speech with the memorable word "sister and brother of America," which create a deep emotional connections with the audience. In his speech, Vivekananda explained that all religions ultimately leads to the same truth. He said that India has always believed is respective every religions and the accepting different path to God. He strongly categorized religious intolerance, fanaticism, and the heads which had caused violence and suffering throughout history. He appeals to the world to end conflicts in the name of religions and promote peace, love and mutual respect among all human beings. अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ द एस्ट्रोलॉजर स्टार्टिंग हिज एक्टिविटी एंड हिज इक्विपमेंट. The astrologer in the R.K. Narayan short story an astrologer day, and highly observant characters who has the relevance himself as the C to skips a violence part. While the possess no real knowledge of the astrologer, his the success relies on his ability to read human natures.
his descriptive appearance and the strategic choice of workplace. इसमें क्या क्या बातें हुई है? तो सबसे पहले बात होती है डिस्क्रिप्टिव अपीयरेंस, यानी धोखा देने वाला रूप इसमें आता है, ठीक है ना। वो क्या करता है? धोखा देता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है टू प्रोफेटिक लुक, मतलब वो भविष्य बताने वाला अपने आप को लुक बना लेता है। हिज आई इज द शेप्स एबनॉर्मल्स ग्लेविस द कल्टीवेशन है, सब कुछ दिया इसके अंदर। उसके बाद यहां दिया हुआ है शुड एंड द ऑब्जर्वेंट, चालाक और ध्यान रखने वाला है वो व्यक्ति, ठीक है। हाईली प्रेग्रामेट्स एंड द इंटेलिजेंस एनालाइजिंग हिज क्लाइंट। आगे चले, एक और दिया इसमें हॉन्टेड बाय द पास्ट, मतलब भूतकाल से परेशान, ये वाली बात है। आगे आते हैं, व्हाट डज द सुंदरकांड इन द रामायण आर डिस्क्रिप्टिव। सुंदरकांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड received section of the Valmiki Ramayana and ancient Indian epics. It's primarily focused on the heroic exploit of the Lord Hanuman is a devoted descriptive of the Lord Rama. This section is the name of Sundarkand, which means the beautiful episodes or beautiful chapter, highlighting the beauty and the significance of the event narrated. The Sundarkand described Hanuman's journey to the Lanka, where the searches for Sita, the wife of the Lord Rama, who has been the abducted by the demons King Ravan. It showcase Hanuman's आगे दिया हुआ इसके अंदर स्ट्रेंथ, डेविएशंस एंड द इंटेलिजेंस इज द ओवरकम ऑफ द न्यूमेरस ऑब्स्टेकल्स. The narrative include is the leads across the ocean, is the encounter with the various demons and his meetings with Sita in the Ashok Groves, where his receivers and the delivers Rama's message. आगे बात करें, write a critical analysis of the book The Wonder That Was India. The Wonder That Was India, written by the A.L. Basham, is a highly renovated and important book on Indian history and culture. The Wonder That Was India, जो बुक है वो एल भाषम के द्वारा लिखी गई है। द बुक वाज पब्लिश्ड इन 1954, प्रोवाइड अ डिटेल्स अकाउंट ऑन एशियंट इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चरल, रिलीजन्स, फिलोसॉफी, लिटरेचर एंड आर्ट, पॉलिटिक्स एंड द सोशल लाइफ्स. द ऑथर एम वाज द प्रेजेंट इंडियाज ग्रेट कल्चरल ट्रेडिशनल एंड इट्स अचीवमेंट्स टू द वर्ल्ड. Even today, this book is considered an important source for understanding Indian culture. The book greatest strength is the comprehensive. Bhashma presents a detailed study of the Indus Valley civilization and Vedic period, the rise of the Buddhism and the Jainism, the achievements of the Mauryas and the Gupta period, and the developments of Indian philosophy and literatures. The author attempts to demonstrate that India is not only a land of spirituality but also has been the highly advanced in the fields of science, mathematics, medicine, architecture and the art. तो आगे देखिए, जो भाषा में भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस, उदारता, जेनरसिटी ऑफ द इंडियन कल्चर विशेष प्रशंसा करते हैं। उनके अनुसार भारतीय सभ्यता सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता में विविधता है। पर आगे बात करते हैं, यहाँ पर भारत में अनेक धर्मों, भाषाओं, संस्कृति, साहित्यों को अपनाकर उन्हें समन्वित किया है। लेखक ने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया है। अगला प्रश्न आता है, हाउ डज द रीडिंग ब्रोडन्स आवर होरिजन्स एंड द फोस्टर्स एम्पैथी, मतलब पढ़ना हमारे नजरिए से कैसे बड़ा करता है और हमदर्दी को कैसे बढ़ाता है। तो पढ़ने से लोगों का नजरिया बड़ा होता है। रीडिंग broadness, horizons and foster emphasized by the exposing individuals to diverse perspectives, cultures and the experience, allowing them to understand the emotions and the viewpoints of others. Its breakdown barrier cultivates compensations and strengthens theory of the mind, imbalance readers to the navigate complex human relationship with greater scientifically. अब देखो, सबसे पहली बात है नजरिया बड़ा करना है, बोर्डिंग्स और रीजंस,
रीडिंग ट्रांसपोर्ट रीडिंग्स टू डिफरेंट टाइम्स प्लेस एंड द रिलेटेड ऑफरिंग्स। पढ़ना पढ़ने वालों को अलग अलग समय, जगहों और असलियत में ले जाता है और उनकी अपनी जिंदगी से बहुत अलग जिंदगी के बारे में बताता है। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ना जरूरी है, हमेशा पढ़ते रहिए। पढ़ने से एक और खास बात आती है, हमदर्दी बढ़ती है, फॉस्टरिंग एम्पैथाइज। इससे क्या होती है, किरदारों की मुश्किल और जिद से जुड़कर पढ़ने वालों में, तो अभी हम कह रहे हमदर्दी बढ़ती है, तो किरदारों की मुश्किल और जिद से जुड़कर पढ़ने वालों के इमोशन इंटेलिजेंस से बढ़ती है और उन मोटिवेशंस और भावनाओं को समझना सीखता है और उनके अपनी जिंदगी में ले जाता है। आगे बात आती है यहां पर कॉग्निटिव और इमोशंस ग्रोथ। जो पढ़ाई करता है, पढ़ाई दिमाग को एक्टिव रखती है और ध्यान और समझने की क्षमता को भी बढ़ाती है। अगला प्रश्न है यहां पर राइट 10 सेंटेंस टू ईच आर्टिकल ए एंड द। तो ये मैंने 10 सेंटेंस यहां पर पहले बता रखे किसके, ए के। 10 सेंटेंस आप देखिए ए के। आई सो अ डॉग, तो 10 सेंटेंस आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक कर इन 10 सेंटेंस को आप पढ़ लीजिए कि ये क्या सेंटेंस क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। उसके बाद एन आर्टिकल के 10 सेंटेंस मैंने यहां पर तैयार कर रखे, कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो को रोककर इन एन आर्टिकल वाले सेंटेंस को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं द आर्टिकल की बात हो रही है, तो द आर्टिकल के भी, आर्टिकल द के भी 10 सेंटेंस आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं इसमें आगे। उसके बाद अगला प्रश्न आता है व्हाट टेक्निक्स आर यूज्ड टू द एंगेज रीडर्स एंड द पैसेज राइटिंग्स। अब देखो, जब भी आप कोई पैसेज राइटिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इंटरेस्टिंग टाइटल, टाइटल हमेशा क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, दूसरा पॉइंट हमने आगे बताया, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। सबसे पहला इंटरेस्टिंग टाइटल होना चाहिए, सबसे पहला क्या करें हम लोग, इंटरेस्टिंग टाइटल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। टाइटल क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दूसरा लैंग्वेज क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। अगला शॉर्ट सेंटेंस का इस्तेमाल करें, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सेंटेंस चालू हो गया तो वो 50 लाइन 60 लाइन के बाद खत्म हो रहा है। शॉर्ट सेंटेंस 2 लाइन 2.5 लाइन 3 लाइन का सेंटेंस होना चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव वर्डों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव वर्डों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद में उसके अंदर क्वेश्चंस की मात्रा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आस्किंग क्वेश्चन मेक्स रीडर थिंकिंग एंड द स्टे। उसके बाद डायलॉग्स की भी बात होना चाहिए। एग्जाम्पल और फैक्ट्स को भी वहां पर बताना चाहिए और इमोशनल अपील्स के भी बारे में बात होना चाहिए। इसके बाद खास बात है कि प्रॉपर सीक्वेंस तो होना ही चाहिए, बिना सीक्वेंस के काम नहीं चलेगा। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण बात, स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग एंड एंडिंग। जब आप शुरुआत करें तो भी अच्छी होना चाहिए और खत्म करें तो भी अच्छा होना चाहिए। अगला, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अननोन ग्रुप। यदि आप किसी अननोन ग्रुप से मिलते हैं तो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। तो यदि मैं आपसे मिल रहा हूं तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो मान लो मॉर्निंग का समय है तो गुड मॉर्निंग, ठीक है। इवनिंग का समय तो गुड इवनिंग, है ना। आफ्टरनून का समय तो गुड आफ्टरनून बोल देंगे हम लोग, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, माय नेम इज, ठीक है। माय नेम इज जैसे मैं बात कर रहा हूं तो माय नेम इज डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा। आई एम फ्रॉम यूर प्लेस, तो मैं आपके साथ कहां से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं किसी विशेष स्थान से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आई एम स्टूडेंट एंड करंटली स्टडिंग इन द क्लास एंड कॉलेज नेम। उसके बाद आई लाइक रीडिंग बुक, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड द प्लेइंग गेम इन द माई फ्री टाइम। आई एम अ फ्रेंडली एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। उसके बाद आई ऑलवेज लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स एंड मीट न्यू पीपल। इट इज अ प्लेजर टू बी हर विद ऑल यूर, और थैंक यू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में बात आ रही है 15 नंबर का एक प्रश्न और 2 प्रश्न आपको करना है। तो यहां पर ऐसे लिखने का आ गया, टेररिज्म के ऊपर यानी आतंकवाद के ऊपर, क्लाइमेट चेंज यानी कि जो वातावरण परिवर्तन होता है उसके ऊपर, इंपॉर्टेंट ऑफ द सोशल मीडिया, जो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर, और विकसित भारत के ऊपर। इन चारों में से किसी एक पर निबंध लिखने को कहा गया है। उसके बाद डिस्कस इन डिटेल द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, उनके बीच में अंतर आपको बताना है। और ड्राफ्ट लेटर कंप्लेंट टू म्युनिसिपल कमीशन, म्युनिसिपल कमीशन को एक लेटर लिखना है किसके रिगार्डिंग, पब्लिक पार्क में जो आपके यहां नेग्लेक्ट किया जा रहा है ना, रिगार्डिंग उसके संदर्भ में आपको कुछ एक लिखना है, म्युनिसिपल पार्टी को एक एप्लीकेशन लिखना है।
तो विद्यार्थियों, हम जुड़े हुए थे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ अभी तक जुड़ा हुआ था। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, मैंने आपको शुरुआत में एक नंबर बताया, नंबर है 7725070250 443255443225। इस नंबर पर आपका पेपर में व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का कष्ट अवश्य करें। तो हम विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।